सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय सब पढ़ाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले सुनो, धर्मवीर भारती जो है उनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को हुआ था। ठीक है, तो आप लोग 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय लेकर उन्होंने एमए और पीएचडी की उपाधियां उन्होंने उत्तीर्ण की थी। इन्होंने कुछ वर्षों तक यहीं से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र संगम को अंडरलाइन कर लोगे तो साप्ताहिक पत्रिका जो है संगम में का भी उन्होंने संपादन किया। कुछ समय तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक भी रहे, तो वे टीचर भी थे। सन 1959 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक वे मुंबई से प्रकाशित होने वाले हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र धर्मयुग को अंडरलाइन करोगे, साप्ताहिक पत्र जो है धर्मयुग के संपादक भी रहे हैं। सन 1972 यानी 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने भारती जी को पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया। 4 सितंबर 1997 ईस्वी को यह कलम का सिपाही इस संसार से विदा लेकर परलोकवासी हो गए। तो उनका निधन किस साल हुआ था? 1997 को। जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में और मृत्यु जो हुई थी 1997 में। यहाँ से अब मैंने जो कहा है साप्ताहिक पत्र जो है संगम को अंडरलाइन करोगे और संपादक थे धर्मयुग, इसको भी आप लोग अंडरलाइन करोगे। धर्मवीर भारती प्रतिभाशाली कवि, कथाकार व नाटककार थे। इनकी कविताओं में राग तत्व की रमणीयता के साथ बौद्धिक उत्कर्ष की आभा दर्शनीय है। कहानियों और उपन्यासों में इन्होंने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए बड़े ही जीवन चरित्र प्रस्तुत किए हैं। साथ ही समाज की विद्रूपता पर व्यंग्य करने की विलक्षण क्षमता भारती जी में रही। कहानी, निबंध, एकांकी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, संपादन व काव्य सृजन के क्षेत्र में इन्होंने अपनी विलक्षण सृजन प्रतिभा का परिचय दिया। वस्तुतः साहित्य की जिस विधा का भी भारती जी ने स्पर्श किया वही विधा इनका स्पर्श पाकर धन्य हो गई। दूसरा जो आप लोग अंडरलाइन करोगे वह है गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता जो है जैसा सशक्त उपन्यास लिखकर भारती जी अमर हो गए, तो उनके प्रमुख जो उपन्यास है वह है गुनाहों का देवता। इस उपन्यास पर बनी फिल्म भारतीय समाज में अधिक लोकप्रिय हुई। तो यहाँ तक जो है उनकी उपन्यास गुनाहों का देवता, उस पर क्या है उन्होंने उस पर फिल्म भी बनी थी। अब उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं देखो, भारती जी की उल्लेखनीय कृतियों में कानुप्रिया अंडरलाइन कर लोगे, कानुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग और 7 गीत वर्ष काव्य हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये क्या है उपन्यास हैं। मानस मूल्य साहित्य, नदी प्यासी थी, ये नाटक हैं। कहानी अनकहानी, ठेले पर हिमालय, पश्यंती निबंध संग्रह है। इसके अतिरिक्त विश्व को कुछ प्रसिद्ध भाषाओं की कविताओं का हिंदी अनुवाद भी देशांतर नाम से प्रकाशित हुआ है। भारती जी की भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी भाषा में सरलता, सजीवता और आत्मीयता का पुट है तथा देशज, तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा में गति और बोधगम्यता आ गई है। विषय और विचार के अनुकूल भारती जी की रचनाओं में भावात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक शैलियों के प्रयोग हुए हैं।
प्रस्तुत निबंध जो है देखो, ठेले पर हिमालय, यह एक यात्रा वृत्त है जिसमें हिमालय की जो रमणीय सौंदर्य है, शोभा का वर्णन है। शीर्षक की विचित्रता के साथ नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का वर्णन कम रोचक नहीं है और शैली में नवीनता इसका मुख्य कारण है। तो इसमें से क्या है, धर्मवीर भारती के लेखक परिचय से उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं और उन्होंने किस पत्रिका का संपादन उन्होंने किया है उसे आप लोग करोगे। अब मैं कहानी शुरू करने जा रही हूँ, ठेले पर हिमालय। तो इसके लिए अभी पृष्ठ संख्या कितना है, 52 खोलेंगे, ठीक है। ठेले पर हिमालय, खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, काफी दिलचस्प है ये शीर्षक का नाम। और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, लेखक को यह शीर्षक बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए ही मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था। तो वे क्या है, लेखक कहाँ खड़े हुए थे, पान की दुकान में। उन्हीं के गुरुजन उपन्यासकार मित्र हैं, उनके साथ खड़े हुए थे कि ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए बर्फ वाला आया। तो इतने में कौन आया, बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। तो भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। तो वहीं पर उनके जो मित्र हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है, अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे। तो उस बर्फ को देख रहे थे, जो ठेले पर जो बर्फ थी उसे देख रहे थे। उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। तो हिमालय की शोभा क्या है, बर्फ है। लोग उस बर्फ को देखने के लिए सैकड़ों लोग कहाँ जाते हैं, हिम दर्शन कर, मतलब हिमालय घूमने के लिए जाते हैं। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया। तो सोचे, वाह, क्यों ना कहानी का नाम, जो निबंध वे लिखे हैं उसका नाम ठेले पर हिमालय रखा जाए। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हों, तो यदि आप नए कवि हैं तो भाई इस टॉपिक पर क्या है, ठेले पर हिमालय पर तो क्या है, कुछ भी लिखा जा सकता है। इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियां बेडौल बेतुकी लिख डालें। कुछ तो लिख डालिए, शीर्षक मौजूद है। और अगर नई कविता से नाराज़ हों, सुललित गीतकार हों, तो अगर आप गायक हैं तो आप कुछ गाने की ही पंक्तियां लिख डालिए। इस बर्फ को डांटे और बर्फ को डांटते हुए बोलिए, मतलब हिमालय की जो बर्फ है उसे डांटते हुए लिखिए। उतर आओ, उसे उतर आने के लिए, बर्फ को नीचे उतर आने के लिए चेतावनी दीजिए। ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो, भला वहां पर बंदरों की तरह क्यों ऊपर चढ़े बैठे हो, नीचे आओ। ओ नए कवियों, ठेले पर ला दो। तो उन बर्फ को क्या है, ठेले पर ला दो, पान की दुकान पर बिको। तो ठेले पर लाओ और पान की दुकान पर क्या है, इसे बेचो। किसको बेचने की बात आ रही है, हिमालय के बर्फ को। बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।